नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सन 1786 की बात है। फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलाम था। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कक्षा 11 की न्यूटन चाचावली फिजिक्स पढ़े थे और उन्हें फिजिक्स का फोटोस्टेट करना शुरू कर दिया। क्या फोटोस्टेट किए थे, क्या था नियम इनका? मान लीजिए हमने कहा एक न्यूटन का नियम है। किनका नियम है? न्यूटन का नियम है। न्यूटन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि दो द्रव्यमान हो m1 और m2, दो द्रव्यमान हो m1 और m2 और बीच की दूरी r हो तो इनके बीच एक बल लगता था। और ये चले थे फोटोस्टेट करने। कूलाम का नियम क्या था? कूलाम चाचा ने कहा कि सर दो आवेश इनके बीच द्रव्यमानों के बीच बल लगता है और कूलाम के बीच आवेशों के बीच बल लगता है। कूलाम ने कहा कि भैया हमारे यहाँ भी यही होगा। यहाँ दो आवेश हैं, एक का नाम है Q1, दूसरे का नाम है Q2 और बीच की दूरी r हो तो इनके बीच भी एक बल लगेगा। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा जो बल लगता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। न्यूटन चाचा ने कहा कि जो बल लगता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। अरे चले थे फोटोस्टेट करने। इन्होंने कहा हमारे यहाँ भी यही होगा। हमारे यहाँ जो बल है वो आवेशों वाला बल, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। बात नंबर 1। दूसरी बार इन्होंने कहा कि सर जो आवेशों के बीच की दूरी है, ये जो बल लगता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात नंबर 2। अरे चले थे फोटोस्टेट करने। इन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ भी यही होगा। जो बल लगेगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बात नंबर 2। और ये चले थे फोटोस्टेट करने। अरे बन गया कूलाम का नियम। किनका नियम? कूलाम का नियम। इन्होंने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इस नियम को ही कूलाम का नियम कहते हैं। किनका नियम कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। तो चलिए आगे हम लिखते चलते हैं कि कूलाम का नियम है क्या। कूलाम का नियम क्या है? इन्होंने कहा कि सर ऐसे बिंदु और आवेशों के बीच बल लगेगा। कूलाम का नियम कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच के दूरी के, एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को, इस नियम को
कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं बाबू? कूलाम का नियम कहते हैं। इन्होंने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और इस नियम को क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। इन्होंने कहा कि सर दो आवेश होना चाहिए, एक का नाम है Q1, दूसरे का नाम है Q2, बीच की दूरी R है। बीच की दूरी कितना है? R है। तो इनके बीच एक बल लगेगा, यानी बल जो है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1। दूसरी बार इन्होंने कहा कि जो बल लगेगा वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो वो एक प्रकृति का नियम है कि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा वो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ जो आपका कांस्टेंट लगा है वो है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बात करते बाबू ये क्या है? हम कहें जहाँ इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, या इसी को 0 कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। और ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बताइए, यहाँ तक आप लोग को प्रॉब्लम है क्या? है ना? ये था कूलाम का नियम। F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला क्या बन के आया था? फार्मूला हम लोगों ने देखा F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे, इप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालेंगे, इप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। मतलब अब हम इप्सिलॉन नॉट के पीछे पड़ जाएंगे। खा पी के नहा धो के किसके पीछे पड़ जाएंगे? इप्सिलॉन नॉट के पीछे। सर इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे इप्सिलॉन नॉट का मात्रक। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता क्या है? फार्मूला देखिए F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इप्सिलॉन नॉट का हम मात्रक देखें, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? 1/4 पाई, 1/4 पाई। F इनके साथ आ जाएंगे तो Q1 Q2 बटे F R स्क्वायर। बबुआ ये जो इप्सिलॉन नॉट था यहाँ आ गया और F इनके साथ आ गए तो 1/4 पाई से 1/4 पाई Q1 Q2 बटे F R स्क्वायर। तो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या मिलेंगे? तो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिलेंगे 1/4 पाई। तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसका मात्रक होंगे ना ही बीमा होंगे। ये Q1 और Q2 क्या है बाबू? आवेश है। F क्या है? बल है। और R को हम दूरी कहते हैं। तो Q1 आपका आवेश है तो मात्रक कूलाम होगा। तो कूलाम इंटू कूलाम क्या होगा? कूलाम स्क्वायर। अब प्रति बल है तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी है तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया? कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को कहते हैं कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक याद हो जाएगा। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इप्सिलॉन नॉट का बीमा। इप्सिलॉन नॉट का बीमा बाबू, अगर मात्रक
पता हो तो बीमा चुटकियों में निकल जाता है। अगला बार पढ़ेंगे इप्सिलॉन नॉट का बीमा। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या देखें, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, इप्सिलॉन नॉट का बीमा पढ़ रहे हैं। इप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होता है, मात्रक देखिए कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बीमा होगा, एक कूलम्ब आवेश के लिए आते हैं तो आवेश का बीमा बबुआ होगा 80, स्क्वायर लगा है तो 82। ये न्यूटन बल के लिए आते हैं, इसका मात्रक होता है AMLT-2। और ए मीटर लंबाई के लिए आता है, लंबाई का बीमा होता है L2। सबको ऊपर लेके जाइए, M ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा, L यहाँ 1 2 और 1 3 ऊपर ले जाएंगे तो L-3 हो जाएगा। T 2 गो नीचे है और 2 गो ऊपर है तो T4 हो जाएंगे और A2 हो जाएगा। ये देख लो, ये आपका है इप्सिलॉन नॉट का बीमा। ये था इप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ हम लोगों ने देखा इप्सिलॉन नॉट का बीमा M⁻⁻1 L-3 T4 A2। इसके बाद हम पढ़ेंगे इप्सिलॉन नॉट का मान। इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इससे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है बाबू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। याद हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। हमें चाहिए इप्सिलॉन नॉट का मान। किन का मान बाबू, इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाह रहे हैं। इप्सिलॉन नॉट का मान होता क्या है, तो ये सब इप्सिलॉन नॉट यहाँ सब इधर आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻9 10⁻9 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, इप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो 1/4 पाई की वैल्यू होता है 3.14 इंटू 9 × 10⁻9 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप लोग हो भैया बेरोजगार, घर पे नहा धो के खा पी के बैठिएगा, इनका हल कीजिएगा। आपका जो मान आएगा, जो इप्सिलॉन नॉट का मान आएगा वो होगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद कर लीजिएगा, इनका जो मान होता है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये मान आप लोग कन्फर्म याद रख लीजिएगा कि इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बोलिए, यहाँ तक क्या मात्रक में किन्हीं को प्रॉब्लम है, बीमा में किन्हीं को दिक्कत है, मान में किन्हीं को दिक्कत है? ये सब अब वो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये सब याद रहे। न्यूटन मीटर स्क्वायर, इप्सिलॉन नॉट का बीमा अगर याद नहीं होता है निकालना सीख जाइए। बीमा पता हो, अगर मात्रक पता हो, बीमा चुटकियों में मिलेगा। इप्सिलॉन नॉट का मान याद रखिएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब के नियम की सीमाएँ। कूलम्ब की नियम की सीमाएँ क्या होती है? आगे लिखेंगे, आज हम आगे पढ़ेंगे कूलम्ब के नियम की सीमाएं। कूलम्ब के नियम की सीमाएं, कूलम्ब की नियम की सीमाएं क्या है? कूलम्ब के नियम की सीमाएं, सबसे पहली सीमाएं क्या कहता है कि इनका नियम बिंदु आवेश के लिए हो लगता है। यानी कूलम्ब के नियम की सीमाएं,
कूलाम के नियम की सीमाएं। सबसे पहला सीमा कहता है कि दोनों आवेश अत्यंत छोटा होना चाहिए। पहला सीमा में कहा कि दोनों आवेश कैसा होना चाहिए, अत्यंत छोटा होना चाहिए। तो लिखेंगे पहला सीमा कि दोनों आवेश अत्यंत छोटे होना चाहिए, अत्यंत छोटे होने चाहिए। पहला सीमा में कहा कि दोनों आवेश अत्यंत क्या हो, छोटा हो। दूसरा सीमा कहा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी छोटी होनी चाहिए, यानी दोनों आवेश अत्यंत छोटे हो। पहला कहा दोनों आवेश अत्यंत छोटे होना चाहिए। कूलाम के नियम की सीमाएं में कहा दोनों आवेश अत्यंत कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरा में कह रहा है दोनों आवेश अत्यंत फिर यहाँ पे गलत हो गया। हाँ, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं। पहला सीमा में कहा कि दोनों आवेश अत्यंत क्या होना चाहिए, छोटे होना चाहिए। दूसरा जो सीमा है कहते हैं दोनों आवेश स्थिर होना चाहिए। दूसरा सीमा में कहा कि दोनों आवेश क्या होना चाहिए, दोनों आवेश स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। दोनों आवेश कैसा होना चाहिए बाबू, स्थिर होना चाहिए। तीसरा सीमा क्या कहता है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 10 के पावर -15 मीटर से कम हो जाएगा तो उसके लिए कूलाम का नियम नहीं लगेगा। तो तीसरा कहता है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर इसे कम कर दोगे तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा। इससे कम दूरी पर कूलाम का नियम लगने वाले नहीं है। चलिए इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर पढ़ेंगे। अगला हेडिंग दीजिएगा वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। आगे हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। एक तरफ लिखेंगे वैद्युत बल और एक तरफ लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल क्या होता है, सबसे पहले कह रहा वैद्युत बल ये आवेशों के बीच लगते हैं। तो पहला अंतर ही मिल गया कि ए आवेशों के बीच बल लगता है, ए आवेशों के बीच का क्या है, बल है। पहला अंतर नोट करेंगे, ए आवेशों के बीच का बल है, ए आवेशों के बीच का बल है। पहला अंतर में कहा कि वैद्युत बल कहाँ लगते हैं, आवेशों के बीच बल लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तो बाबू ए हमेशा द्रव्यमानों के बीच बल लगेगा। तो इसका अंतर नोट करेंगे, ए द्रव्यमानों के बीच लगते हैं, ए द्रव्यमानों के बीच, ए द्रव्यमानों के बीच का बल है। एक इसके बीच का बल है, ये द्रव्यमानों के बीच का बल है। दूसरा अंतर
वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति का होता है। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति का होगा, यानी समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेंगे और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेंगे। तो कह रहा है वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति के होते हैं, दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण से, भाषा से ही पता चला गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। तीसरा अंतर, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। वैद्युत बल का मान माध्यम पर निर्भर करते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर निर्भर करते नहीं हैं। तीसरा अंतर नोट करेंगे, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करते हैं। कहाँ निर्भर करते हैं? माध्यम पर निर्भर करते हैं, माध्यम पर निर्भर करते हैं। लेकिन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, तो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं, माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब कि बबुआ गुरुत्वाकर्षण बल के चाहे हवा में रखो या पानी में डाल दो, आपको हर जगह सेम बल लगेगा। लेकिन बात करते हैं वैद्युत बल की, तो आप हवा में रखो तो कुछ और लग रहे हैं, पानी में रखो तो कुछ और लग रहे हैं, निर्वात में रखो तो कुछ और लग रहे हैं। मतलब इनका माध्यम बदलोगे तो आपका इनका मान बदल जाएगा, लेकिन इनका माध्यम बदलने पर कोई मान बदलता नहीं है। चौथा अंतर, चौथा में क्या कह रहा है कि वैद्युत बल का मान 10⁻⁻15 मीटर की दूरी से कम दूरी पर नहीं लगता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान अत्यंत छोटी से लेकर के बड़ी दूरी तक लागू होता है। तो नोट करेंगे चौथा अंतर, वैद्युत बल का मान 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत छोटी से बड़ी दूरी तक लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान छोटी से छोटी दूरी से लेकर छोटी से छोटी दूरी से लेकर बड़ी दूरी तक लागू होता है, बड़ी दूरी तक लागू होता है। अत्यंत छोटी दूरी से लेकर के बड़ी दूरी तक लागू होता है। तो बोलो क्या वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं एक नोट पॉइंट। नोट नंबर क्या है? ज्ञान की बातें पढ़ने वाले हैं। ज्ञानवर्धक बातें क्या होगी?
आगे नोट नंबर हेडिंग दीजिएगा। नोट नंबर 1 में क्या कहता है? नोट नंबर 1 में कह रहे यदि दो आवेश निर्वात में हो। नोट में कह रहे हैं सबसे पहला पॉइंट दिया यदि दो आवेश कहाँ हो, यदि दो आवेश निर्वात में हो। कहाँ हो बबुआ? यदि दो आवेश कहाँ हो? निर्वात में हो। तो इनके बीच जो बल लगेगा F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यानी यदि दो आवेश हवा निर्वात में हो तो बल कितना लगेगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दूसरा में कहा यदि दो आवेश माध्यम में हो, यदि दोनों आवेश कहाँ हो बबुआ? माध्यम में, तो F मीडियम बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। F मीडियम बराबर है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, F मीडियम बराबर है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जहाँ K को क्या कहते हैं? माध्यम का प्रवैधुतांक। K क्या है बाबू? माध्यम का प्रवैधुतांक। जहाँ नोट कर लीजिएगा, जहाँ K माध्यम का प्रवैधुतांक है। माध्यम को क्या कहते हैं बाबू? माध्यम का यानी K को कहते हैं माध्यम का प्रवैधुतांक। ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा बात करें हैं तो सबसे ज़्यादा K का मान कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा K की वैल्यू जो होती है वो धातुओं के लिए होती है। सबसे ज़्यादा धातुओं में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा धातुओं में होती है। सबसे ज़्यादा K कहाँ होती है? वो कितना होता है? अनंत। धातुओं के लिए प्रवैधुतांक बात करें, धातुओं के लिए K का मान बात करें तो कितना होगा? अनंत होगा। बात करते हैं निर्वात के लिए। निर्वात या हवा के लिए K का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। निर्वात या हवा के लिए K की वैल्यू कितना होता है बबुआ? 1 होता है। और बात कर लेते हैं पानी में। पानी में K की वैल्यू कितना होता है? पानी के लिए, किसके लिए? पानी के लिए बात करें तो पानी के लिए K की वैल्यू 80 होता है। याद रख लिए, कई बार ये पूछा था क्वेश्चन कि सर पानी का प्रवैधुतांक कितना होता है? तो 80। पानी का प्रवैधुतांक कितना होता है? 80। हवा या निर्वात के लिए प्रवैधुतांक का मान कितना है? 1। सबसे ज़्यादा धातुओं में होती है, कितना होता है? अनंत होता है। तो ये था हमारा K की वैल्यू माध्यम का प्रवैधुतांक। हम यहाँ पर दोनों में संबंध दिखा रहे हैं। समीकरण फर्स्ट बटा सेकंड कर देंगे। समीकरण फर्स्ट बटा सेकंड से समीकरण 1 और 2 को भाग दीजिए तो F बटे F मीडियम, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। तो F मीडियम बराबर होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बात करें 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, शहीद हो जाएंगे। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ आपका बबुआ बच गया F बटे F मीडियम। ऊपर कुछ नहीं, ऊपर 1 है और नीचे आपका 1/K है। ऊपर 1 है, नीचे 1/K है। ये K कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। तो F बराबर F मीडियम, F बट्टे क्या बचा? F बट्टे F मीडियम बराबर बच गया K। अगर हम यहाँ से F मीडियम की बात करें तो F मीडियम बराबर हो जाएगा
एफ मीडियम बराबर हो जाएगा एफ बट्टा के। तो एफ मीडियम बराबर क्या मिल गए, एफ बट्टे के। बोलो क्लियर है, एफ मीडियम बराबर हो गया एफ बट्टे के। इसके बाद नोट नंबर 2 की बात करते हैं। आगे नोट नंबर 2 में क्या है, बोलो यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या, मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नोट नंबर 2 में बात करेंगे। नोट नंबर 2 में क्या है, दूसरा नोट नंबर ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए आपको 2 आवेश दिया। कितने आवेश दिए बाबू, जैसे मान लीजिए ये 2 आवेश हैं, एक का नाम है Q1, दूसरे का नाम है Q2। ये 2 आवेश है तो बल कितना लगेगा, तो कहा कि 2 आवेश के बीच बल 1 लगेंगे। इनके बीच कितने बल लगेंगे, 1 बल लगेंगे। 2 आवेशों के बीच बल कितना लगेगा, 1 लगेगा। मान लीजिए हम 3 आवेश ले लें, एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2 और तीसरा आवेश नाम है Q3। तो इनके बीच एक बल लगेंगे F1, इनके बीच एक बल लगेंगे F2 और इनके बीच बल लगेंगे F3। तो बोलो आवेश 3 है तो बल कितना, बल 3 लगेंगे। आवेश 1 थे तो बल 1 लग रहा था, 3 आवेश हैं तो बल 3 लगेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे 4 आवेश दे दो, यदि किसी निकाय में 4 आवेश हों, 1 2 3 4, ये मान लीजिए Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये Q4 आवेश है। तो बताइए इनके बीच कितने बल लगेंगे। तो एक तो Q1 Q2 के बीच बल लगेगा F1, Q2 Q3 के बीच बल लगेगा F2, एक Q3 Q4 के बीच बल लगेंगे F3, एक Q4 Q1 के बीच बल लगेंगे F4, एक आपका Q4 से Q3 Q2 के बीच भी बल लगेगा F5 और एक आपका बल लगेंगे Q1 से Q3 के बीच आपका F6। तो बबुआ 4 आवेश हो तो बल का मान कितना, 6। तो ये कौन सी गुना गणित पढ़ा रहे हैं, 2 आवेश हो तो बल 1, 3 आवेश हो तो बल 3 और ये 4 आवेश हो तो बल 6। अगर कहीं पे 10 आवेश देते, 20 आवेश देते, 30 आवेश दे दो तो हम क्या इस बोर्ड पर लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे बाबू। उनके लिए एक फार्मूला बन के आया, यहाँ पे एक फार्मूला बन गया। फार्मूला में क्या है, सूत्र क्या है, यदि किसी निकाय में यदि किसी निकाय में n आवेश हो तो फार्मूला बन गया n इंटू n -1/2, n इंटू n -1/2। ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर कहीं पे आपको 10 आवेश पूछते, कितने आवेश बबुआ, 10 आवेश है तो 10 गुने 9 अब बटे कितना, 2, 5 दूनी 10, 9 पाँचे यानी 45 बल लगेंगे। यदि किसी स्थान पर 10 आवेश हो तो बल कितना लगेगा, 45। अगर 20 आवेश थे तो बल कितना लगेगा, मतलब 20 में से 1 घटा देना। अगर 20 आवेश है तो 20 गुने 19 आ बटे कितना, 2, 10 दूनी 20, 19 दहियों 90, मतलब 190 बल लगेंगे। अगर किसी स्थान पर 20 आवेश हो तो बल कितना लगेगा, 190। अगर 10 आवेश हो तो बल कितना, 145। 2 आवेश हो तो बल कितना बबुआ, 1। 3 आवेश हो तो बल 3, 4 आवेश हो तो बल 6। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। तीसरी नोट पॉइंट की ओर जा रहे हैं। तीसरा नोट पॉइंट क्या है, एक एक पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेगा। एक एक नोट पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते रहेंगे बाबू, ध्यान से देखते रहिएगा।
नोट नंबर 3, नोट नंबर 3। तीसरा नोट नंबर क्या कह रहा है? मान लीजिए हमने कहा मान लीजिए दो आवेश हैं, एक का नाम है Q1, दूसरे का नाम है Q2। मान लीजिए बाबू कितने आवेश हैं? दो आवेश हैं और इनके बीच बल लगेंगे और बीच की दूरी r है। तो बल कितना लगता था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। बोलो अगर दो आवेश हैं, बीच की दूरी r है, तो बल कितना लग रहा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। मान लीजिए कि इन दोनों आवेशों के बीच में एक तीसरा आवेश ला कर रख दें। मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच में एक तीसरा आवेश ला कर रख दें, तो क्या इन दोनों के मान में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा बाबू। दो आवेशों के बीच में अगर तीसरा आवेश ला कर रख देते हैं तो इनके मान में कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तेरी बात को तो समझ में नहीं आया? ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहते हैं। ये मान लीजिए ए या हम हैं, फिल करना ए हम हैं। मान लीजिए कौन है? ए हम हैं और ए आप हैं। फिल करना ए हम हैं और ए कौन है? आप हैं। हम आपको पढ़ाते हैं तो हम क्या हो गए? हम गुरुजी हो गए। हम आपको पढ़ाते हैं तो हम कौन है? गुरु हैं। ये आप शिष्य हो। कौन है आप? शिष्य हैं। तो गुरु और शिष्य में हमारे और आपके बीच रिलेशन का है बाबू? गुरु और शिष्य का है। मान लीजिए हम आपको पढ़ाते हैं तो हम गुरु हो गए, आप हमसे पढ़ रहे तो आप हमारा शिष्य हो गए। तो हम दोनों के बीच का रिलेशन है? गुरु और शिष्य का है। अगर मान लीजिए कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा शिष्य आकर यहाँ पे बैठ जाए, तो क्या हम दोनों पति पत्नी हो जाएंगे? नहीं बबुआ। हम दोनों अगर तीसरा शिष्य आकर बैठ जाए तो हम दोनों का पति पत्नी हो जाएंगे? नहीं। हम दोनों के बीच गुरु और शिष्य का ही रिलेशन रहेगा। यानी इनके आ जाने से हमें और आपके बीच कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। यानी इनको आ जाने से, तीसरा शिष्य को आ जाने से हम और आप गुरु और शिष्य ही रहेंगे। मान कभी बदलने वाला नहीं है। वही कह रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच में अगर तीसरा आवेश ला कर रख दें तो इन दोनों आवेशों के बीच में कोई प्रभाव पड़ता? इन दोनों आवेशों के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं।